नमस्कार। हेलो डॉक्टर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चांद मोहम्मद। जैसा कि आप जानते हैं, हेलो डॉक्टर शो में हम पाठकों की समस्याओं का समाधान पेश करते हैं। हमारे एक्सपर्ट समाधान ही पेश नहीं करते बल्कि साथ ही उस विषय से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। एक्सपर्ट के रूप में आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध रक्त रोग एवं कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षत जैन। डॉक्टर अक्षत जैन रक्त विकारों और कैंसर के विशेषज्ञ हैं। आप जीन थेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और आधुनिक उपचार पद्धतियों पर काम कर रहे हैं। आपने रक्त रोगों और कैंसर से जुड़े कई महत्वपूर्ण शोध कार्य किए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आप विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित कई अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं के साथ भी कार्य कर चुके हैं। अक्षत जैन 17 से अधिक देशों में स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं। आप यूएसए के कैलिफोर्निया में रक्त रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं और साथ ही जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। तकरीबन 2 दशकों से आप भारत में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। पुनः यहाँ आके मुझे हमेशा इस चीज़ का एहसास होता है कि मेरी जो एक्सपर्टीज़ है, नॉलेज है, उसका ज़रूर सही इस्तेमाल इस माध्यम से हो सकता है। जी, जैसा कि आप जानते हैं, इस स्वास्थ्य से संबंधित शो में हम पाठकों की समस्याओं को लेते हैं, प्राथमिकता देते हैं। तो शुरू करते हैं सिलसिला सवालों का। पहला सवाल है, मेरी उम्र 43 साल है, 43 वर्ष है। पिछले 5 महीनों में मेरे मसूड़ों से ब्रश करते समय खून निकल आता है। साथ ही मामूली चोट लगने पर भी खून देर से रुकता है। मुझे क्या करना चाहिए? ये पूछा है जयपुर के संजय जी ने। संजय जी, ये जो आपने लक्षण मुझे बताए हैं, स्पेशली मुंह से खून निकलना ब्रश करने के बाद, ये एक कॉमन बीमारी है जिसके अंदर इस तरीके के लक्षण, जिसमें खून का रिसाव ज़्यादा होता है, उसमें पाए जाते हैं। बॉयज़ में या मेल्स में हीमोफीलिया नाम की बीमारी काफ़ी प्रेवलेंट है और वो बीमारी ब्लीडिंग कॉज करती है, जिसकी वजह से घुटनों में, जोड़ों में या मसल्स में ब्लीड हो सकती है, या उसके अलावा गम्स के अंदर नाक से नक्सीर निकलना, इस तरह के लक्षण उसमें पाए जाते हैं। आपकी उम्र को देखते हुए ये मुझे थोड़ा डाउट है कि ये हीमोफीलिया का केस होगा, क्योंकि हीमोफीलिया के जो मरीज़ होते हैं वो बहुत ही जल्दी अर्ली उम्र में 5 से 10 साल की एज में डायग्नोस हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग काफ़ी कॉमन और प्रेवलेंट होती है। जो दूसरा कॉमन कॉज है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स, मतलब फीमेल्स और मेल्स इक्वली इन्वॉल्व होते हैं, और वो मच कॉमन है हीमोफीलिया से ज़्यादा, वो है वॉन विलिब्रैंड कंडीशन या वॉन विलिब्रैंड डिजीज़। इस बीमारी में शरीर के अंदर जो पाए जाने वाला ग्लू होता है, जब भी कहीं पे कट लगता है या बॉडी को चैलेंज किया जाता है, वो ग्लू एक सीमेंट के जैसा काम करता है, जो जाके रक्त कोशिकाओं को बंद करके खून के रिसाव को रोकता है। वॉन विलिब्रैंड डिजीज़ में ये सीमेंट या ग्लू की मात्रा शरीर में कम हो जाती है। ये किसी भी उम्र में पाया जा सकता है और इसका टेस्ट बहुत कॉमनली अवेलेबल है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अपने प्राइमरी केयर डॉक्टर से इस टेस्ट की जांच करवाएं, जिसको वॉन विलिब्रैंड टेस्ट बोला जाता है। इसमें वॉन विलिब्रैंड एंटीजन और वॉन विलिब्रैंड कोफैक्टर ऐसे करके 2 टेस्ट होते हैं, इसकी आप ज़रूर जांच करवाएं। एक तीसरा टेस्ट सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, जो कि हर कॉमन लैब में किया जाता है। उसमें प्लेटलेट्स, जो कोशिकाएं खून को रोकने का काम करती हैं, उसका नंबर चेक कराना बहुत ज़रूरी है। यदि वो नंबर 1.5 लाख से कम है तो ITP करके एक नाम की कंडीशन होती है और उसका बहुत इजी उपचार अवेलेबल है। तो ये 3 टेस्ट मैं रेकमेंड करूँगा, आप अपने फिजिशियन से परामर्श लेके ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि यदि ये सिम्टम परसिस्ट करता है तो आप कई और खून रिसाव के सिम्टम्स भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए बेटर है आप इसको टाइमली डायग्नोज करवाएं। तो ये मेरा सजेशन रहेगा। जी डॉक्टर साहब, आप खून रिसाव की बात आपने की, खून रिसाव से रिलेटेड ये सवाल था, आपने जवाब दिया। आप रक्त रोग विशेषज्ञ हैं, तो वो कौन से कॉमन रोग होते हैं जो रक्त से जुड़े हुए हैं, जो जिनकी जानकारी एक आम पाठक को या आम लोगों को होनी चाहिए, जिसको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और
मैं पिछले 20 साल से जयपुर में कार्यरत हूँ। जब भी मैं छुट्टियों पे या स्पेशल ट्रिप लेके आता हूँ, ये कोशिश यही रही है कि जो अवेयरनेस और जिस तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट या प्रोटोकॉल हम लोग अमेरिका में यूज़ करते हैं, वो ये भारत में भी यूज़ होना चाहिए। इसमें सबसे ज़रूरी जो डायग्नोस्टिक चैलेंज है, जिसमें जब मैं यहाँ प्रातः मरीज़ देखता हूँ भारत में, जिसका मुझे लगता है कि ये टेस्ट बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो टेस्ट वॉन विलिब्रैंड डिजीज़ कंडीशन का है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि वॉन विलिब्रैंड डिजीज़ स्पेशल फोकस में है मेरे, स्पेशली भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ये एक बीमारी है जिसके अंदर स्पेशली फीमेल्स और विमेन के अंदर ब्लीडिंग का कॉमन सिम्टम प्रेजेंट होता है। जैसे ही लड़कियों का मेंस्ट्रुएशन टीनेज ईयर्स में शुरू होता है, वो हैवी पीरियड्स का होना, उसके साथ शरीर के अंदर ब्रूज हो जाना, जिसको खून के धब्बे या दाग बोलते हैं, और उसके साथ ये जो सिम्टम्स, जैसे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में था कि गम्स के साथ ब्लीडिंग होना, स्पेशली ब्रशिंग करने के साथ, या नाक के अंदर नक्सीर निकलना जो कि 7 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यू हो या दिन में 2 बार से ज़्यादा हो, वो सारी चीज़ें कॉमन लक्षण हैं वॉन विलिब्रैंड कंडीशन या वॉन विलिब्रैंड डिजीज़ के। ये दुनिया में हर 1000 में से 1 रोगी में पाया जाता है। तो उस हिसाब से भारत में इसके एस्टिमेटेड नंबर करीब 15 से 20 करोड़ पेशेंट्स होने चाहिए, बट रिकॉर्डेड रजिस्ट्रीज में आज ये केवल 10 से 20 हज़ार पेशेंट्स ही हैं। इसका मतलब बहुत सारे मरीज हैं जिनको वॉन विलिब्रैंड रोग है और उनको डायग्नोसिस नहीं मिल पा रहा है। सो ये जो 3 कॉमन सिम्टम है, नाक से नक्सीर निकलना, गम्स से ब्लीडिंग होना और फीमेल्स के अंदर हैवी पीरियड्स, जिसको कॉमनली एक ऐसी चीज़ कह के कहा जाता है कि ये तो फैमिलियल कंडीशन है, हम सब फीमेल्स को, आपकी ग्रैंड मदर को, मदर को, सबको, आंटियों को, सबको ये हुआ है, इसलिए ये एक जेनेटिक कंडीशन है या कॉमन चीज़ है। वो ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी, क्योंकि इसका ये डायग्नोस्टिक टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है और इसका बहुत ही आसान उपचार अवेलेबल है, बशर्ते ये टेस्ट से डायग्नोसिस हो पाए। और जितनी जल्दी इन लक्षणों को देखते हुए इन टेस्ट का डायग्नोसिस हो पाए, उस पेशेंट्स की लाइफ में काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब ब्लड लॉस होता है, पहले 1 या 2 साल के अंदर सिम्टम्स केवल ब्लीडिंग से रिलेटेड होते हैं। बाय दूसरे या तीसरे साल तक इतना खून का रिसाव हो चुका होता है कि आयरन डेफिशिएंसी, जिसको अनीमिया कहा जाता है, वो डेवलप होने लगता है। और जिस पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या ब्लड डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है जो कि डायग्नोज नहीं हुई है और उसके वजह से अनीमिया डेवलप हो जाए, तब जो सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं वो होती है टायर्डनेस, लेथार्जी, मन में किसी भी काम करने की कोई इच्छा ना जागना, लंबे समय तक सोने का मन करना और ताकत का ना होना, कमज़ोरी डेवलप हो जाना। ये सब अनीमिया के लक्षण हैं। और जब ये लक्षण घर कर जाएं, उससे सिग्निफिकेंट पढ़ाई में यंग स्टूडेंट्स के लिए, यंग लेडीज़ और मेल्स के अंदर जो वर्क एफिशिएंसी है वो सब इंटरफियर होती है। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो या अनीमिया डेवलप हो, उससे पहले यदि वॉन विलिब्रैंड डिजीज़ नाम के ब्लड डिसऑर्डर का उपचार हो जाए तो बहुत सारी पेशेंट्स का, जैसे मैंने आपको बताया था, 7 से 10 करोड़ पेशेंट्स जो भारत में हैं, उनको इस अनीमिया डेवलप होने से बचाया जा सकता है। जी। दूसरा सवाल है डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 29 वर्ष है। पिछले 8 महीनों से मेरे पैरों और हाथों पर लाल बैंगनी रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। क्या मुझे किसी रक्त रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए? पूछा है जोधपुर से रश्मि ने। रश्मि जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। खून के लाल धब्बे या लाल बैंगनी धब्बे स्पेशली स्किन में प्रेजेंट होना किसी गंभीर खून रोग का लक्षण हो सकता है। इसमें 3 कॉमन डिजीज़ेस जिसके बारे में आपकी जांच ज़रूर होनी चाहिए, वो नंबर 1 है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा या ITP। एक कॉमन सिंपल ब्लड टेस्ट जिसके अंदर प्लेटलेट्स मेजर किए जाते हैं, ये ज़रूर करवाएं। इससे ये पता लगेगा कि आपको ITP है या नहीं है। दूसरी एक कॉमन कंडीशन है जो यूजुअली बच्चों में ज़्यादा होती है बट अडल्ट्स में भी हो सकती है, उसको बोलते हैं हेनॉक शेलोलाइन परप्यूरा या HSP। HSP में शरीर में किसी भी वायरल या किसी अदर टाइप के इन्फेक्शन का रिस्पॉन्स बॉडी में एक ऐसा आता है कि शरीर एंटीबॉडीज़ बनाता है और उस एंटीबॉडीज़ की वजह से रक्त कोशिकाएं जिस ब्लड वेसल में चल रही है वो ब्लड वेसल के अंदर सूजन आ सकती है, जिसकी वजह से ये धब्बे हो सकते हैं। तो ज़रूर ये 2 टेस्ट और ये 2 डायग्नोसिस आप ज़रूर
अपने फिजिशियन से परामर्श लेके करवाएं और इसको इग्नोर नहीं करें, क्योंकि यदि ये बढ़ जाता है या वो छोटे चप्पे बन के बड़े घाव बन जाएंगे तो इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होगा। जी जी। जैसा डॉक्टर साहब आपने बताया, अभी एनीमिया की बात चली, अक्सर देखा गया खासतौर पर महिलाओं में खून की कमी होती है। yes. तो एनीमिया अपने आप में क्या कहें, एक रोग है या किसी और वजह से खून की कमी होने का एक सिम्टम्स या लक्षण, इसे कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल, अनीमिया की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो खून की कमी होना, एज सिंपल एज दैट। अनीमिया के नोन कम से कम 250 कॉज हैं, जिसमें जो हमारी टेक्स्ट बुक्स को अगर खोला जाए तो 250 डिफरेंट रीजंस की वजह से खून की कमी हो सकती है। इसमें सबसे कॉमन कॉज ऑफ अनीमिया स्पेशली भारत के अंदर जो है वो है न्यूट्रिशनल अनीमिया। शरीर में आयरन की कमी होने की वजह से, शरीर में विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी होने की वजह से, ये कॉमन न्यूट्रिशनल अनीमिया के मरीज सबसे ज़्यादा भारत के अंदर पाए जाते हैं, मगर इनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट समय पे नहीं हो पाता। इसके साथ दूसरी एक कंडीशन जो कि हमारे देश में जेनेटिक या एक आनुवंशिक बीमारी है वो है थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, जो कि भारत के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर के पेशेंट्स पाए जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया में रक्त कोशिकाएं गोल के बजाय एक फरसे की शेप में चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से शरीर में सीवियर ऑक्सीजन की कमी होती है और 6 महीने के बच्चे एंड ऑनवर्ड्स के एज वालों को सीवियर बॉडी पेन और बोन डैमेज हो सकता है। बीटा थैलेसीमिया के अंदर वही रक्त कोशिकाएं जल्दी टूट जाती हैं, जिसकी वजह से जॉन्डिस या पीलिया डेवलप हो जाता है, और ये भी हमारे देश स्पेशली राजस्थान में बहुत कॉमन और प्रेवलेंट है। तो इन सब का फाइनल रिजल्ट यही निकलता है कि शरीर में खून की कमी हो जाना, जिसको ब्रॉडली अनीमिया कहा जाता है। उसके बाद बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कंडीशंस होती हैं जो कि एक ट्रेंड हेमेटोलॉजिस्ट पेशेंट्स का फिजिकल एग्जामिनेशन करके, एक अच्छी हिस्ट्री लेके और कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट करके उनको डायग्नोस किया जा सकता है, क्योंकि अनीमिया की जो डिफरेंट कॉज हैं, हर कॉज का ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है। हमारी यूनिवर्सिटी लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, जहाँ पे मैं कार्यरत हूँ और जहाँ मैं लैब चलाता हूँ, वहाँ पे थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया का परमानेंट क्योर जीन थेरेपी के माध्यम से हम लोगों ने इजाद कर लिया है। और हमारी कोशिश है कि वो क्योर राजस्थान, स्पेशली भारत में, स्पेशली राजस्थान और हमारे ट्राइबल बेल्ट ऑफ एरियाज में भी लेकर आया जाए, ताकि बीटा थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स को इसका परमानेंट उपचार मिल सके। जी जी। एनीमिया की बात चली खून की, तो आम आदमी अपने खून को किस तरह नॉर्मल रख सकता है? नॉर्मल से मतलब यहाँ पर्याप्त रख सकता है, और किस तरह उसका खून स्वस्थ रह सकता है? उसके लिए कुछ ऐसे सजेशंस या ऐसे सलाह जो आप देना चाहें कि ये वो बातें हैं जिनका ध्यान आम आदमी को अपने खून को स्वस्थ रखने के लिए और पर्याप्त रखने के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अनीमिया एक बार बॉडी में डेवलप हो जाए तो जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो इतने वेग या इतने अनयूजुअल सिम्टम्स होते हैं कि कॉमनली उसको ये माना जाता है कि मौसम की वजह से फील हो रहा है या किसी डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से वो सिम्टम्स को कॉमनली मिस किया जाता है। बट ये जो अनीमिया के सिम्टम्स हैं, सर में दर्द होना, वीकनेस या एनर्जी नहीं होना जिसको फटीग बोलते हैं, या फिर किसी काम में मन ना लगना, नींद ना आना या ज़्यादा नींद आना, ये सारे सिम्टम अनीमिया के हैं। और अनीमिया की ये सिम्टम्स अगर डेवलप हो जाएं, इसका मतलब कि शरीर में खून की कमी कम से कम 6 से 8 महीने से पहले शुरू हो चुकी थी। इसलिए आयरन डेफिशिएंसी, जो कि शरीर में आयरन की मात्रा की कमी की वजह से अनीमिया डेवलप होता है, जो कि टीनेज गर्ल्स बॉयज़ में सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, स्पेशली फीमेल्स में आफ्टर प्रेगनेंसी, और ओल्डर एज में मेनोपॉज के आसपास स्पेशली पाया जाता है। ये 3 एज ग्रुप्स को स्पेशली अपनी डाइट के अंदर आयरन का कंटेंट स्पेशली इम्प्रूव करके रखना चाहिए। अब किस चीज़ से आयरन शरीर में ज़्यादा जा सकता है? मेरा हमेशा एडवाइस यही रहता है कि दवाइयाँ लेने के बजाय यदि वो डाइट के अंदर ही आयरन के सोर्सेज को इंक्लूड कर लिया जाए तो उससे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की प्रॉब्लम को हमेशा प्रिवेंट किया जा सकता है। नंबर 1, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी सब्जियों का कम से कम दिन में 1 या 2 छोटी हेल्पिंग ज़रूर लें, वो आयरन में अंदर बहुत रिच है। दूसरी चीज़ जो कॉमन है वो होती हैं ड्राई फ्रूट्स या नट्स, जैसे किशमिश है, बादाम है, अखरोट हैं, इवन मूंगफली। ये आयरन के कॉमन सोर्सेज हैं जिनके बारे में लोगों को बताया नहीं जाता, बट इनमें आयरन की मात्रा काफ़ी
अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है और जो स्टमक और गट की लाइनिंग है वो इसको आराम से एब्जॉर्ब कर सकती है। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर आयरन रिच डाइट अगर आप ले रहे हैं, भले ही वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो या फिर नट्स या लेंटल्स, राजमा, दाल जिनके अंदर आयरन कंटेंट ज़्यादा हो, उनका सेवन करते समय मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स का कम से कम आधे घंटे का गैप ज़रूर रखें, क्योंकि मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स आयरन को बाइंड कर लेते हैं और वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। कोशिश यही करें कि अगर पॉसिबल हो तो सिट्रस फ्रूट्स जैसे लेमन, जिंजर, लेमन, ऑरेंजेस एक्सेट्रा, उनके साथ आयरन का सेवन साथ में किया जाए। उसमें आयरन का जो अब्जॉर्प्शन है वो डबल हो जाता है। तो किसी भी आयरन सप्लीमेंटेशन दवाई जाने से पहले डाइटरी इम्प्रूवमेंट या डाइट को अपनी इम्प्रूव करिए, जिसके अंदर कॉमन चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई उनको स्मॉल क्वांटिटीज़ में बट नियमित रूप से लेंगे तो आयरन का कंटेंट कभी कम नहीं होगा। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है B12 और फोलिक एसिड। अगेन जो दूध का सोर्स है, स्पेशली गोट्स मिल्क है, बकरी का दूध है, उसमें B12 और फोलिक एसिड की काफ़ी कमी पाई जाती है। तो गाय का या भैंस का दूध ही यूज़ करें, उसके अंदर B12 फोलिक एसिड की कमी कभी ना होगी। दूसरा, जो वेजिटेबल्स हैं जो कि रेड कलर की हैं, जैसे कैरेट्स हैं, टोमेटोज़ हैं, इनमें B12, लाइकोपीन और फोलिक एसिड की मात्रा पर्याप्त अमाउंट में होती है। तो ज़रूर डाइट में इन चीज़ों को यूज़ करिए ताकि ये B12 और फोलिक एसिड, स्पेशली चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप, मतलब वो सारी लेडीज़ जो कि प्रेगनेंसी वाली एज ग्रुप में हैं, उनके अंदर B12 और फोलिक एसिड की कमी कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे होने वाले बच्चे की ग्रोथ पे बहुत सिग्निफिकेंट असर पड़ता है। तो B12 और फोलिक एसिड के डाइटरी सोर्सेज स्पेशली वीमेन को और उस एज ग्रुप में जब वो बच्चा पैदा करने की क्षमता रखती हैं ज़रूर लेना चाहिए। इनफैक्ट एक कदम आगे बढ़ के मैं ज़रूर कहूँगा कि स्पेशली इस एज ग्रुप को साल में एक बार अपना B12 और फोलिक एसिड और आयरन ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि यदि वो लेवल नीचे जाने लगे, वो आयरन सप्लीमेंटेशन या B12 फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन से 1 महीने के अंदर वापस नॉर्मल में लाया जा सकता है। जी, बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। मेरी उम्र 51 वर्ष है। पिछले 4 महीनों से मेरी गर्दन और बगल की गांठें लगातार बढ़ रही हैं। इनमें दर्द नहीं होता, लेकिन अब ये साफ दिखाई देने लगी है। मुझे क्या करना चाहिए? पूछा है विनोद जी ने जैसलमेर से। विनोद जी, शरीर में गांठों का डेवलप होना एक वार्निंग साइन होना चाहिए। शरीर में 2 टाइप की गांठें पाई जाती हैं, एक लिम्फ नोड से रिलेटेड गांठें और दूसरी गांठें जो कि कैंसरस या ट्यूमर बोली जाती हैं। कैंसरस या ट्यूमर गांठें 2 टाइप की हो सकती हैं, एक बिनाइन और एक मैलिग्नेंट। बिनाइन गांठों में ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बिनाइन इसलिए कही जाती हैं क्योंकि वो कभी भी एग्रेसिवली ग्रो नहीं करती हैं और कैंसर का रूप नहीं लेती हैं। जो मैलिग्नेंट गांठें होती हैं, जो मैलिग्नेंट कैंसरस या ट्यूमर की गांठें होती हैं, वो एक भीषण रूप लेके गंभीर बीमारी बन सकती है। इसलिए गांठों को शरीर में कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि आपकी गांठें जो आप नोटिस कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, उनमें उनकी तादाद बढ़ती जा रही है या ईच गांठ का साइज बढ़ता जा रहा है, तो ज़रूर अपने फिजिशियन से परामर्श लीजिए और हो सके तो एक ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन ज़रूर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको कैंसर या ट्यूमर जैसी कोई बीमारी हो, मगर शरीर में गांठों का डेवलप होना, स्पेशली मोर देन 2 गांठों का डेवलप होना, या जो गांठें पहले थी उनका साइज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होना, वो अपने आप में एक वार्निंग सिग्नल होना चाहिए और आप एक पूरी जांच ज़रूर करवाइए। गांठों में दर्द कॉमनली होना इन्फेक्शन का लक्षण है। सो यदि गांठ आपकी जिन एरियाज में प्रेजेंट है वहाँ दर्द नहीं है, देन ऑल द मोर रीज़न आपको इसका एग्जामिनेशन ज़रूर करवाना चाहिए और एक मेडिकल ओपिनियन विदाउट डिले ज़रूर लीजिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ देखिए, अक्सर गांठों को लेके जो है वो अधिकतर आदमी गांठों को नेगेटिव लेते हैं, या यूँ समझिएगा कि गांठों को लेकर वो डर से जाते हैं। क्या कोई ऐसे सिम्टम्स या ऐसे कोई चीज़ें हैं जिसके आधार पे आम आदमी ये अंदाज़ा लगा सकता है क्या कि उसकी जो गांठ है वो नॉर्मल है, या उसकी गांठ जो है वो कैंसर की गांठ भी हो सकती है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा, और यही वो चीज़ है जो कि एज कैंसर स्पेशलिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट हम अपने फिजिकल एग्जाम में डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। यदि कोई गांठ सडनली डेवलप हो और बहुत रैपिडली ग्रो कर रही हो, नंबर 1। नंबर 2,
यदि कोई गांठ जिसकी कंसिस्टेंसी बहुत हार्ड, जैसे पत्थर के माफिक हो। नंबर 3, यदि कोई गांठ एक ऐसी जगह पे है जो कि नीचे वाले सरफेस से फिक्स है और इजीली मूव नहीं कर रही है। ये 3 साइन यूजुअली मेरे को गाइड करता है कि मुझे इसका आगे अल्ट्रासाउंड या कोई ब्लड की जांच ज़रूर करानी चाहिए। यदि कोई एक ऐसी गांठ है जो कि सॉफ्ट है, छोटी है और बढ़ नहीं रही है, कई महीनों से प्रेजेंट है, या कोई ऐसी गांठ है जिसके अंदर थोड़ा बहुत दर्द है और एसोसिएटेड विद फीवर है, तो वो इन्फेक्शन रिलेटेड हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन विनोद जी का जवाब देते हुए कहा कि गांठें या तो बिनाइन या मैलिग्नेंट हो सकती हैं। अब वो बिनाइन गांठों में ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं होती है, वो कई समय तक प्रेजेंट रहती हैं, ना उसमें साइज़ में चेंज होता है, ना उनकी शेप में चेंज होता है, ना उनकी फील में चेंज होता है, और यूजुअली उसमें केवल ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। बट यदि वो गांठ हार्ड है, नीचे वाले टिश्यू से जुड़ी हुई है और रैपिडली इंक्रीजिंग इन साइज है, मतलब उसका साइज बढ़ता जा रहा है रिलेटिवली क्विकली, तो उसका जांच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो गांठ कैंसरस या मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकती है। इसमें यूजुअली प्रोपोर्शन 80 to 20% रहता है, जिसमें यूजुअली 80% गांठें बेनाइन होती हैं, जिनमें डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए आपके लिसनर्स को, रीडर्स को और व्यूअर्स को मेरी गाइडेंस यही रहेगी, गांठों को इग्नोर मत करिए, भले ही एक सिंपल परामर्श अपने फिजिशियन से लीजिए, ताकि वो यही चीज़ें जो जैसे मैंने फिजिकल एग्जाम जिसको बोलते हैं उसकी फाइंडिंग्स को एक बार उनकी नज़र में आ जाए, एंड देन उसके बाद डिसाइड किया जा सकता है वेदर उसके बारे में आगे फर्दर रेडियोलॉजिक जांच या खून की जांच की ज़रूरत है या नहीं है। अगला सवाल है, उसमें पूछा जा रहा है, मेरी उम्र 38 वर्ष है, पिछले 6 महीनों से मेरे मासिक धर्म के दौरान सामान्य से बहुत अधिक रक्तस्राव हो रहा है, क्या यह किसी रक्त संबंधी समस्या से जुड़ा है? पूछा है शालिनी ने बेंगलोर से। शालिनी जी, आपके क्वेश्चन के लिए मैं थैंक यू देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस बारे में हम बात पहले कर रहे थे, वॉन विलिब्रैंड डिजीज़ एक ऐसी बीमारी जो कि पूरी दुनिया में काफ़ी प्रेवलेंट मानी जाती है। इनफैक्ट हमारी धरती पे सबसे कॉमन ब्लड डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर वॉन विलिब्रैंड डिजीज़ है। अनफॉर्चुनेटली भारत में इसके डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इसकी एजुकेशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम पेशेंट्स वॉन विलिब्रैंड डिजीज़ के अनडायग्नोस रह जाते हैं। मैं आपको ज़रूर आपके पर्सनल केस जो आपने शेयर किया है उसके बारे में एक बात, ये 2 पॉइंटर्स देना चाहूँगा। नंबर 1, आपकी जो एज है ना वो मेनार्की की एज है, मतलब अभी आपकी मेंस्ट्रुएशन जस्ट शुरू नहीं हुई है, और ना वो मेनोपॉज की एज है कि आप ऐसी एज में नहीं है कि आपके पीरियड्स बंद हो जाने चाहिए, आप राइट इन द मिडल हैं। इस उम्र के अंदर हैवी पीरियड्स का डेवलप होना अपने आप में वॉन विलिब्रैंड डिजीज़ का साइन हो सकता है, और वॉन विलिब्रैंड डिजीज़ का टेस्ट ज़रूर करवाएं। ये तो नंबर 1। यदि वॉन विलिब्रैंड टेस्ट कराने पे वॉन विलिब्रैंड एंटीजन का लेवल कम आता है, 55 या 50 से कम आता है, तो इसका सिंपल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसके अंदर 2 तरीके से रोग का इलाज किया जा सकता है। एक, जब भी आपके पीरियड्स शुरू होने वाले हों, पहले 3 दिन वो दवाई लेनी होती है, जिसकी वजह से पीरियड्स का फ्लो आधे से भी कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़, एट द सेम टाइम आयरन का टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि यदि ये चीज़ 6 महीने से ज़्यादा हो रही है और वो उस रिसाव की वजह से आपका इतना खून लॉस हो चुका है कि आयरन डेफिशिएंसी हो चुकी है, तो अगर आयरन चेक करवाएंगे तो आप अपने अनीमिया को प्रिवेंट कर सकती हैं, भले वो आयरन सप्लीमेंटेशन दवाइयों से या अपनी डाइट को इम्प्रूव करके। तो ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलनी चाहिए कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर का टेस्ट और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का प्रिवेंशन दोनों एक साथ चलना चाहिए डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से। अगर आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करना चाहें, जो मैंने सजेशंस पहले बताए थे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, नट्स, ये सारे वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ आयरन हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, आप अभी भी वो काम में ले सकती हैं, ताकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपको कभी तकलीफ ना दे। बट एट द सेम टाइम जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और आपकी एज को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर ब्लीडिंग वर्कअप करना एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश में इस तरीके की ब्लीडिंग डिसऑर्डर को कॉमनली इग्नोर किया जाता है, और इसके बारे में आपको अपने लिए एडवोकेसी करनी पड़ेगी, अपने लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस बन सके। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जेनेटिक कंडीशन होती है। कॉमन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स एक फैमिली से अपने बच्चों को पास ऑन होते हैं, और यदि आपके ऑलरेडी चिल्ड्रन हैं या फ्यूचर में आप प्लान कर रही हैं बच्चे पैदा होना,
अगर ये डायग्नोसिस आपका हो जाएगा तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट में इम्प्लाई कि आपके चिल्ड्रन में भी ये कंडीशन पास ऑन हो सकती है और अर्ली डायग्नोसिस से उनकी लाइफ भी इम्प्रूव हो सकती है। इसलिए इन सब आनुवांशिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का टाइमली डायग्नोसिस होना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। जी। अगला सवाल है, मेरी उम्र 57 वर्ष है। पिछले 7 महीनों से मुझे रात में इतना पसीना आता है कि कई बार कपड़े बदलने पड़ते हैं। साथ ही गर्दन में छोटी गांठ भी महसूस होती है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? प्रमोद जी हैं चेन्नई से, उन्होंने ये सवाल पूछा है। ये जो लक्षण आपने बताया है कि रात में कपड़े बदलने पड़ते हैं क्योंकि इतना पसीना निकलता है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। आप प्लीज़ प्रमोद जी इसको इग्नोर मत करिए। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप अपने फिजिशियन से या अपने क्लोजेस्ट ट्रस्टेड डॉक्टर से ये 2 जांच यूरिक एसिड और LDH ज़रूर करवाएं विदाउट डिले। ये रीज़न इसका है, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो 3 सिम्टम हैं जो ये बता सकते हैं कि गांठ मैलिग्नेंट है या बिनाइन है। जैसा आपको पहले मैंने समझाया, बिनाइन मतलब नॉन सीरियस या मैलिग्नेंट वर्सेस सीरियस, मैलिग्नेंट मतलब सीरियस। उसका एक कॉमन डिफरेंस ये रहता है कि यदि किसी भी पेशेंट को सिग्निफिकेंट वेट लॉस है, वजन कम होना, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स जो हम बोलते हैं कि इतना रात के टाइम पसीना निकले कि कपड़े भीग जाएं और बदलने पड़ें, और तीसरी चीज़ शरीर में खुजली होना, अनयूजुअली एक्सेसिव खुजली होना। ये 3 सिम्टम हमेशा मुझे गाइड करते हैं कि उस पेशेंट का मैलिग्नेंट ट्यूमर या मैलिग्नेंट गांठ की जांच विदाउट डिले करनी चाहिए। उसमें मेरा पहला स्टेप यूरिक एसिड और LDH कंप्लीट ब्लड काउंट के साथ ज़रूर होता है, और उसके बाद एक ENT स्पेशलिस्ट जो कि गांठ के स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशली क्योंकि आपकी नाक में, आपके गले में है, ज़रूर कंसल्टेशन लीजिए, इसको इग्नोर मत करिए। अगला सवाल है, मेरे बेटे की उम्र 13 साल है। पिछले 1 साल से उसकी नाक से नक्सी निकलने की समस्या बार बार हो रही है। कई बार बिना किसी चोट के भी ऐसा हो जाता है। ये सवाल पूछा है आदित्य ने। आदित्य श्री गंगानगर से हैं। आदित्य जी, आपका बेटे की उम्र अभी 12 साल है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था शो में, नाक से नक्सी निकलना एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर का कॉमन लक्षण हो सकता है। बॉयज़ में हीमोफीलिया और बॉयज़ एंड गर्ल बोथ में वॉन विलिब्रैंड डिजीज का टेस्ट कराना इम्पॉर्टेंट होगा। मगर ये आगे बढ़े और इसका टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़े, उससे पहले ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कॉमन सिम्टम्स क्या हैं। यदि नाक में नक्सीर है और वो 1 या 2 मिनट के अंदर अपने आप ही बंद हो जाए तो इतने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी इंसान को यदि नाक में नक्सीर निकल रही है जिसको शुरू से बंद होने का समय 10 मिनट से ज़्यादा हो, या दिन में 2 या 3 बार नाक में नक्सीर निकले, उसको सिग्निफिकेंट माना जाता है। और तब मेरी गाइडेंस यही रहेगी कि उसके अंदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर वर्कअप ज़रूर कराएं। और ये यूजुअली कोई भी आपके टाउन में हीमेटोलॉजिस्ट या ब्लड डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हैं, वो इजीली हीमोफीलिया और वॉन विलिब्रैंड की जांच ज़रूर करा सकता है। और तीसरा एक CBC टेस्ट जिसके अंदर प्लेटलेट्स का नंबर चेक किया जा सके, इसे ज़रूर कराएं। इसे हम इनिशियल सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर 99% डायग्नोसिस यूजुअली मिल जाता है, और उसके बाद भी यदि यह डायग्नोसिस नहीं मिले और सिम्टम्स कंटिन्यू रहें, तब स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल भीलवाड़ा से मनीषा वर्मा का है। मेरी उम्र 35 वर्ष है। पिछले 4 महीनों से मामूली कट लगने पर भी खून काफ़ी देर तक बहता रहता है। कृपया मुझे उपचार बताएं। मनीषा जी, पहले तो ये बात जानना ज़रूरी होगा कि केवल यही एक ब्लीडिंग सिम्टम आपको है या इसके अलावा और भी कुछ है। इजी ब्रूजिंग, नील पड़ जाना जिसको बोलते हैं, यदि ये आपका एक सिम्टम है। दूसरा, अगर हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपके जोड़े या जॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल या लचीले हैं। और तीसरा, कट के साथ ब्लीडिंग होने के साथ यदि गम्स में ब्लीडिंग या हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स या पीरियड्स हैवी हैं, तो ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर का पिक्चर हो सकता है, जिसके अंदर डायग्नोसिस और उसका उपचार सुचारू रूप से और बहुत कॉमनली अवेलेबल है। यदि ये ब्लीडिंग कट लगने की वजह से जो हो रहा है एक इंडिविजुअल सिंपल सिम्टम है और इसके अलावा और कोई ब्लीडिंग सिम्टम आपको नहीं है, मतलब कि कोई ब्रूज नहीं है, नोज ब्लीड्स या नाक से खून या गम से ब्लीडिंग नहीं है, और पीरियड्स आपके बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। इसको थोड़ा सा वॉच किया जा सकता है और अपने प्राइमरी फिजिशियन के साथ एक सिंपल ब्लड टेस्ट CBC और स्पेशली प्लेटलेट काउंट ज़रूर करवाएं।
ये बट अगर बाकी ब्लीडिंग सिम्टम्स अगर आपके सिचुएशन में आपने ऑब्जर्व किया है तो एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर ज़रूर हो सकता है, जिसका इजी ट्रीटमेंट ओरल गोलियां वंस अ डे एक मेडिसिन अवेलेबल है, ट्रानेक्सामिक एसिड या अमीनो कैप्रोइक एसिड, वो इजीली प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं, प्रोवाइडेड कि डायग्नोसिस अप्रोप्रिएटली किया जाए। अजमेर से ओम प्रकाश जी हैं, वो कह रहे हैं मेरी उम्र 62 वर्ष है, पिछले 6 महीनों से मेरे शरीर में बार बार खुजली होती है, खासकर नहाने के बाद। मुझे सुझाव दें, मुझे क्या करना चाहिए? ओम प्रकाश जी, खुजली स्पेशली नहाने के बाद होना कई सारी डिजीज़ेस के लक्षण हो सकते हैं। क्योंकि मैं एक ब्लड और कैंसर का स्पेशलिस्ट हूँ, जैसा कि मैंने पहले बताया था, यदि खुजली इंट्रैक्टेबल है, मतलब कि बिल्कुल नहीं रुकती है और पूरे दिन भर और रात भर होती है, और उसके साथ ये बाकी 2 लक्षण और प्रेजेंट हैं, वेट लॉस और नाइट स्वेट्स या रात में पसीना निकलना है, तो ये एक सिग्निफिकेंट सिम्टम हो सकता है जिसके अंदर वर्कअप ऑन्कोलॉजिस्ट के द्वारा वर्कअप की ज़रूरत पड़ सकती है। बट यदि केवल खुजली नहाने के बाद है, टेम्पोरेरी है और शरीर में स्किन की खुश्की है, तो एक स्किन स्पेशलिस्ट जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो आपका इसमें इजीली डायग्नोसिस कर सकते हैं। घबराने की बात नहीं है। यदि ये बाकी वार्निंग साइंस वाले लक्षण आपके अंदर नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। एक सिंपल एग्जामिनेशन स्पेशली स्किन स्पेशलिस्ट के साथ, जस्ट ये चेक करने के लिए कि आपकी स्किन में कोई इन्फेक्शन नहीं है, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन नहीं है, और दूसरी चीज़ कि आपकी स्किन थोड़ी ओवर सेंसिटिव नहीं है। ये एक कॉमन रीज़न है खुजली होने की, और आई थिंक यू हैव टू एक्सप्लोर आप इन कॉमन कॉजेज़ को, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, इन्हें पहले एक्सप्लोर करिए, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी। कविता जी हैं झालावाड़ से, वो पूछ रही है मेरी उम्र 41 वर्ष है, पिछले कुछ महीनों से मेरे हाथ पैरों में बार बार झंझनाहट और सुन्नपन महसूस होता है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? कविता जी, झंझनाहट और सूनापन आपकी एज के अंदर विटामिन B12 या फोलिक एसिड या मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी का एक लक्षण हो सकता है। मैं ज़रूर रेकमेंड करूंगा कि आप ये लेवल्स अपने ब्लड के चेक करवाएं, B12 और फोलिक एसिड लेवल, और यदि ये कम है तो 2 महीने सप्लीमेंटेशन या वंस अ मंथ इंजेक्शन से इनका लेवल्स को ऊपर लाया जा सकता है। दूसरी कॉमन कंडीशन जिसकी वजह से ये टिंगलिंग और नमनेस फील होती है वो होती है डायबिटीज़। अगर आपका शुगर हाई है या हीमोग्लोबिन A1C कंट्रोल में नहीं है तो ज़रूर उसको कंट्रोल में लाइए और डायबिटीज़ का चेक ज़रूर करवाइए, क्योंकि इसके अंदर भी ये कॉमन सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। जी। अगला सवाल है, मेरी उम्र 48 वर्ष है, पिछले 6 महीनों से शरीर पर लगने वाले छोटे मोटे कट, खरोंच या चोट के निशान भी सामान्य से काफ़ी देर में ठीक होते हैं, कृपया मुझे इसका उपाय बताएं। सुधीर जी ये सवाल कर रहे हैं। सुधीर जी, यदि आपकी उम्र मिडिल एज में है तो ज़रूर ब्लीडिंग डिसऑर्डर का टेस्ट ज़रूर कराएं, जिसके अंदर CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, वॉन विलिब्रेंड जो मैंने आपको पहले बताया था, और एक ब्लड ग्रुप की जो जांच होती है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट जिनका O ब्लड ग्रुप है उनमें इस तरीके के सिम्टम की छोटे कट या ट्रॉमा लगने के बाद बड़ा ब्लीडिंग या नील पड़ जाना कॉमन बात मानी जाती है। तो ब्लड ग्रुप ज़रूर जांच करवाएं, क्योंकि इट मे बी नॉर्मल फॉर योर ब्लड ग्रुप टू हैव अ ब्रूज दैट बिग, और उसके अंदर जो दवाइयां हैं जिसकी वजह से इस तरीके की सिम्टम्स को प्रिवेंट किया जा सके, जिससे मैंने पहले बताया था एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड जो दवाई है, और ट्रानेक्सामिक एसिड जो दूसरी दवाई है, ये बहुत सहज रूप से अवेलेबल है, प्रोवाइडेड अपन अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस पहले बनाएं। आप जीन थेरेपी के एक्सपर्ट हैं, जीन थेरेपी किस तरह कारगर साबित हो रही है और उसका इस्तेमाल या उपयोग आने वाले सालों में किस तरह बढ़ेगा, इस पर थोड़ा रोशनी डालें। ज़रूर। चांद जी, कुछ ऐसे बीमारियां जो हमारे देश में काफ़ी प्रेवलेंट हैं। सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है जो कि ट्राइबल एरियाज, अदर बैकवर्ड कास्ट, OBC, SC, ST ग्रुप में ज़्यादा प्रेवलेंट है। आज भारत में 30 लाख से ज़्यादा पेशेंट सिकल सेल एनीमिया के प्रेजेंट हैं, और हर साल 30,000 बच्चे सिकल सेल एनीमिया से पैदा होते हैं। ये एक बीमारी है जो कि स्पेशली उन लोगों को इफ़ेक्ट करती है हमारे देश में जिनके पास ना तो एक्सेस है और वो ट्राइबल एरियाज़ में रहने की वजह से ना उनमें अवेयरनेस है। जी। ये बीमारी अमेरिका और अफ्रीका में काफ़ी प्रेवलेंट है,
और ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बीमारी में मरीज को सीवियर पेन होता है और पेन के साथ साथ बॉडी का एक एक ऑर्गन शट डाउन होता चला जाता है। जी जी। इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे देश में 15 से 20 साल है यदि ट्रीटमेंट ना मिले, जो कि अमेरिका में अब 67-68 ईयर्स तक पहुंच गई है। जी जी। सिकल सेल एनीमिया के अलावा बीटा थैलेसीमिया नामक जो बीमारी है जिसमें रक्त कोशिकाएं जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से अबनॉर्मल बनती हैं, इन दोनों बीमारियों को पहले लाइलाज माना जाता था। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन एक तरीका था जिससे इन बीमारियों का उपचार पॉसिबल था, मगर डोनर ना मिलने की वजह से स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन इतनी बड़ी मात्रा में पूरे देश में नहीं हो पा रहा था। जीन थेरेपी में डोनर की ज़रूरत नहीं होती है। शरीर के अंदर जो जेनेटिक म्यूटेशन है एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक से, जो कि अब बहुत कॉमनली हम लोग क्लिनिक में अमेरिका में, वेस्ट में, इवन मिडिल ईस्ट में काफ़ी कॉमनली यूज़ कर रहे हैं। एक सिंपल टेक्निक से वो जो जेनेटिक म्यूटेशन है जिसकी वजह से ये बीमारी पनपी है उसको हम जीन्स के लेवल पे जाके डीएनए को फिक्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से सक्सेसफुली पेशेंट का इलाज किया जा सकता है। और जो डोनर की ज़रूरत होती थी, जो स्टेम सेल डोनेट करे, जो थैलेसीमिया सिकल सेल के पेशेंट को दिया जा सकता था, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था ज़्यादा, या पेरेंट्स जिनको हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट बोलते हैं उनका सेल्स को नहीं किया जा रहा था क्योंकि कीमोथेरेपी की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट की रिस्क थी वो बहुत हाई थी। इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमने जीन थेरेपी के माध्यम से निकाला है। दूसरी चीज़, आज कैंसर के अंदर स्पेशली असाध्य कैंसर जैसे कि थायराइड कैंसर, बोन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और पैनक्रियाज के कैंसर में जीन थेरेपी के माध्यम से वो सारे असाध्य कैंसर जहाँ पे ऑलरेडी कन्वेंशनल कीमोथेरेपी हाथ खड़े कर चुकी है, वो जीन थेरेपी के माध्यम से उनका उपचार क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमको दे रहा है। जी। तो मेरा जो आउटलुक है पहले अगले 15 या 20 साल में ऑलमोस्ट एवरी जेनेटिक डिसऑर्डर या किसी भी कैंसर डिसऑर्डर जिसमें जेनेटिक म्यूटेशन का पता चल सकता है, उन सब का ट्रीटमेंट जीन थेरेपी के द्वारा ही किया जाएगा। जी। और हमारी कोशिश यही है और अपील यही है भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से कि मौका दें और इस तरीके के ट्रीटमेंट्स को आज ही हमारे देश में भी उसी समय उपलब्ध कराया जाए, बशर्ते 10 से 15 साल की वेट के बाद वो दवाई भारत में लाई जा सके। जी। अब एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे, और स्टेम सेल थेरेपी या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में किस तरह की चुनौतियां आपको लगती है और आने वाले टाइम में किस तरह उसके अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं? जी, मुझे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में करते हुए ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं। जी जी। और जब स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का इजाद हुआ था तो हम सब की यही होप और एक्सपेक्टेशन थी कि एक बड़े रूप से एक बड़े तबके स्पेशली थैलेसीमिया, सिकल सेल और रिलेटेड बीमारियों का इसका परमानेंट उपचार स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से किया जा सकेगा। ये जो टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हेल्दी स्टेम सेल्स किसी डोनर से लाके पेशेंट्स को दिए जा सकें ताकि जो उनके डिफेक्टिव रक्त कोशिकाएं बनाने वाले सेल्स हैं वो परमानेंटली क्लीन आउट हो जाएं, साफ हो जाएं, एक एग्जैक्ट और वंडरफुल साइंस है। मगर जो प्रैक्टिकल रियलिटी है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में पेशेंट्स को देने के लिए, पेशेंट्स का प्रिपरेशन, उनकी बॉडी स्टेट और सिचुएशन और उनके ऑर्गन सिस्टम्स इतने सॉलिड होने चाहिए कि जब उन्हें कीमोथेरेपी दी जाए, जो कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए बेहद ज़रूरी है, वो उस कीमोथेरेपी को टॉलरेट कर पाए। वही दवाइयाँ जो हम कैंसर में यूज़ करते हैं वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में दी जाती हैं ताकि वो बोन मैरो को तैयार कर पाएँ नए स्टेम सेल्स को लेने के लिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट स्पेशली हमारे देश में इन बीमारियों से जूझते हुए उस कीमोथेरेपी को टॉलरेट करने की सिचुएशन में नहीं होते हैं। नंबर 2, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का जो सक्सेस और क्योर रेट है वो तभी होता है और मैक्सिमम अच्छे रिजल्ट्स तभी देखे जाते हैं जब वो एक मैच डोनर द्वारा किए गए स्टेम सेल डोनेशन से उसका उपचार किया जाए। भारत के स्पेशली दुनिया भर के जो जेनेटिक पूल के अंदर भारतीय डोनर रजिस्ट्री में सबसे कम है। तो आज यदि भारत में किसी पेशेंट को स्टेम सेल की ज़रूरत है तो वेरी लाइकली कि भारत में ही किसी पेशेंट के साथ उनका स्टेम सेल मैच करेगा। मगर हमारे जो इंटरनेशनल स्टेम सेल रजिस्ट्री है उसमें भारतीय मूल के लोगों का स्टेम सेल डोनर रिकॉर्ड सबसे कम है क्योंकि लोग साइन अप नहीं करते हैं डोनर बनने के लिए। इसलिए हमारे पेशेंट्स को स्पेशली भारत में या भारतीय मूल के अमेरिका में जब स्टेम सेल्स की ज़रूरत पड़ती है तो यूजुअली हमें डोनर
मैच डोनर नहीं मिलता। जी जी। उसका उपचार ये है कि अब हमने हैप्लो आइडेंटिकल स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना शुरू किया है, जिसमें हम वो सेल्स या तो मदर से या फादर से ले सकते हैं, जो हमें पता है कि केवल 50% मैच ही होगा। जी जी। बट टेक्निक्स को इम्प्रूव करके अगर कैंसर का पेशेंट है जिसके पास और कोई इलाज या उपचार नहीं है, वो रिस्क हमें लेनी पड़ती है और वो दिन पर दिन इम्प्रूव होता जा रहा है। तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बारे में यही 3 मुख्य चैलेंज है। नंबर 1 डोनर का ना अवेलेबल होना, नंबर 2 कीमोथेरेपी और कीमोथेरेपी से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स, और नंबर 3 अगर हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट जिसके अंदर हाफ मैच ट्रांसप्लांट किया जाए उसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन, क्योंकि आधा ग्राफ्ट मैच है आधा ग्राफ्ट मिसमैच है, वो आधा स्टेम सेल को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये 3 मेजर चैलेंजेस आते हैं जिससे हम ज़रूरत पड़ने पे टाइमली जूझते हैं। डॉक्टर साहब, वक्त का तकाजा है कि हमें अब अपनी बातचीत को यहीं विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आभार कि आपने अपने फील्ड से जुड़े हुए सारे पहलुओं पे ऐसी रोशनी डाली, साथ ही पाठकों की समस्याओं का समाधान बेहतर अंदाज में किया। जरूर, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अगले सप्ताह फिर किसी नए एक्सपर्ट के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।